वो कामयाब नहीं हो पाई। हाँ। नवाब सिराजुद्दौला कामयाब नहीं हो पाए और अंग्रेज़ आहिस्ते आहिस्ते बढ़ते गए कि मुर्शिदाबाद से जो उस वक्त बंगाल का कैपिटल था, हाँ। वहाँ से दिल्ली लाल किला पहुँचने में उनको 100 साल लगे अंग्रेज़ों को। आज मेरी खुशकिस्मती है कि मैं अंडमान निकोबार आइलैंड के एक जाने माने हस्ती, जिनका इन द्वीप समूहों के इतिहास को संजोने में बहुत बड़ा योगदान है, जनाब की बहुत सारी किताबें अंडमान के इतिहास और यहाँ के कल्चर के बारे में छप चुकी है और जिनका यहाँ के शिक्षा में भी बहुत बड़ा योगदान है। जिन्होंने अंडमान के इतिहास के बारे में बहुत अच्छी और बड़ी बड़ी किताबें भी लिखी है। और कोई नहीं, हाजी एम अहमद मुस्तफ़ा साहब, रिटायर्ड प्रिंसिपल से मुलाकात का सौभाग्य मिला है, जिन्हें यहाँ के लोग मुस्तफ़ा सर के नाम से जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हाजी साहब के साथ अच्छी बातचीत हुई है और बड़ी लंबी बातचीत हुई है। बहुत सारे यहाँ के इतिहास और हिंदुस्तान के आज़ादी की इतिहास के बारे में हमें पता चलेगा, तो मैं इसे पार्ट में पेश करूँगा कि एक एक पार्ट में पेश करता रहूँगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आपने अपने ज़िंदगी के बहुत सारे साल इन द्वीप समूहों की सेवा में गुजारे हैं। आपके ज़िंदगी के यादों के गुलदस्ते में बहुत सारे कीमती फूल होंगे, कुछ कांटे भी ज़रूर होंगे। तो आज हम आपके साथ उन यादों को शेयर करना चाहते हैं। अंडमान निकोबार आइलैंड को मिनी इंडिया कहा जाता है। हिंदुस्तान के हर राज्य के लोग, हर धर्म के लोग यहाँ प्यार मोहब्बत और भाईचारा के साथ रहते हैं। अब तो यह एक प्रमुख टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी बन गया है। इस बारे में आप अंडमान निकोबार के बारे में आप क्या फरमाएंगे? इससे पहले जो आपका सवाल है उसका मैं जवाब दूं जी, मैं थोड़ा अपने बारे थोड़ा से 2-4 जुमला कहना चाहता हूं जी। मैं हमारे दादा जी, यहाँ अंडमान में 1871 में लाए गए थे। जी। अब आप सोचिए 1871, आज 2021 है। 21। हमारा ख़ानदान कब से यहाँ बसा हुआ है। हाँ। एकदम इब्तिदा से, शुरू से ही हम इसी ज़मीन से जुड़े हुए हैं। मेरे वालिद साहब के पैदाइश भी यहीं हुआ, उनकी तालीम यहीं हुई, वो यहाँ सर्विस भी किए और यहीं वो गुजरे। उनके बड़े भाई, 2 बड़े भाई थे, वो भी एजुकेशन में थे और उनकी भी पैदाइश यहाँ हुई, यहीं तालीम हुई, यहीं उन्होंने पढ़ाया और यहीं उनके ये गुजर गए। मेरे 2 बड़ी बहनें, वो भी एजुकेशन से जुड़ी थी। अभी मेरे 2 बेटे हैं, दोनों बेटी के जो बीवियां हैं वो भी एजुकेशन में हैं। तो एजुकेशन से हमारा ताल्लुक़ बहुत पुराना है। लेकिन इससे पहले, ये तो मैं बीच में बता दिया आपको, इससे पहले जो आपने सवाल किया था जी, इस जजीरे को देखिए, इसको समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा जी। इसको शुरू में अंग्रेज़ों ने, हमारे 2 हिस्से हैं, अंडमान और निकोबार जी, और दोनों इलाकों के तारीख़, हिस्ट्री जो है बिल्कुल अलग अलग है। हाँ। निकोबार की हिस्ट्री बिल्कुल अलग है जी, अंडमान का हिस्ट्री बिल्कुल अलग है। यहाँ अंग्रेज़ शुरू में कुछ लोगों को बसाना चाहते थे, बंगाल के लोगों को। हाँ। क्योंकि अंग्रेज़ सबसे पहले बंगाल में ही पूरे तरह से कब्ज़ा किए। हाँ। तो उन्होंने देखा कि कौन सा जजीरा ऐसा होएगा हाँ। जहाँ इनको बसाया जाए। ये कब की बात है? ये 1788 हाँ। 89 की बात है जी, 1788-89। 78। हाँ। आप सोचिए कितना साल पीछे की बात है। जब ब्लेयर आए थे यहाँ। नहीं, वो तो बहुत बाद में आए। अच्छा।
वो मैं आगे आऊँ बताऊँगा आपको। तो क्योंकि सारे जजीरों में यहाँ के कबायली रहते थे, ट्राइबल्स रहते थे, हाँ और वो किसी को अपने जजीरे में उतरने नहीं देते थे, उसको किसी न किसी तरह मार देते थे। हाँ तो अंग्रेज़ों का जो एक थोड़ा सा सर्वे किया उन्होंने सरसरी तौर पे, उससे उनको ये पता चला कि नॉर्थ अंडमान में ये ट्राइबल नहीं है। हाँ और नॉर्थ अंडमान में ट्राइबल क्यों नहीं है हाँ कि जो खाड़ी है मायाबंदर और डिगलीपुर के बीच में, जी उस खाड़ी में मगरमच्छ है, हाँ उसके वजह से ये पार नहीं कर पाए। अच्छा, तो इसलिए उन्होंने पहला वहाँ बसाने का शुरू किया। कहाँ पे? डिगलीपुर में? डिगलीपुर में वो टाइम उसका नाम रखा इन्होंने नॉर्थ ईस्ट हार्बर, अच्छा, और एक दूसरा नाम भी दिया उन्होंने कॉर्नवालिस, पोर्ट कॉर्नवालिस, पोर्ट कॉर्नवालिस। जो आज डिगलीपुर बना है। हाँ हाँ वही पोर्ट कॉर्नवालिस जो 1789 में ये बसाने का काम किया गया था, हाँ हाँ आज वही डिगलीपुर है। अच्छा और अंग्रेज़ का यहाँ एक बात और बताते चलो, जी अंग्रेज़ हर जगह का नाम उन लोगों के नाम से रखते थे हाँ, जो उस जगह को डेवलप करे हाँ, हैं या उसे मालूम करे हैं। हाँ हाँ इसीलिए उन्होंने वो जो शिप का कैप्टन था हाँ हाँ उसका नाम कॉर्नवालिस था, उसके नाम से रखे। अच्छा और उस वक्त इत्तेफाक से हाँ गवर्नर जनरल का नाम भी कॉर्नवालिस था, अच्छा लॉर्ड कॉर्नवालिस। हाँ तो दोनों बात एक ही जगह मिल जाता है। तो वहाँ उन्होंने देखा कि जो आबादी को ले गए बसाने के लिए कि यहाँ ये रहेंगे, इसे आबाद करेंगे, लेकिन हो नहीं सका। अच्छा वहाँ मलेरिया का इतना तेज़ी से फैलाव हुआ हाँ हाँ और डिसेंट्री फैला, हाँ हाँ और बाद में वहाँ रहने के बाद उनको पता चला कि नहीं, यहाँ भी ट्राइबल है। हाँ जो हम लोग का सर्वे था वो गलत हो गया था, हाँ हाँ क्योंकि वहाँ सबसे ऊंचा पहाड़ है सैडल पीक। सैडल पीक। सैडल पीक के जो नीचे किनारे पे है, हाँ जिसको दामन कहते हैं, हाँ वहाँ ये ट्राइबल बसे हुए हैं, और पगोडा उनका था। अच्छा और वो एक खुदा को मानते थे। हाँ हाँ वो एक अलग हिस्ट्री है उनका, मैं कभी और मौका मिला तो उसका ठीक बताऊंगा कि वो जी। वैसे इबादत नहीं करते, वो खुदा का इबादत करते थे, एक खुदा का। हाँ हाँ उसके बाद अंग्रेज़ों ने बहुत सर्वे किया और बड़ी किताबें लिखी गई उनके ऊपर। तो वो ट्राइबल्स अब भी मौजूद है या? नहीं, वो ट्राइबल का वो तो सब मिल गुल गए। अच्छा अब तो वहाँ ट्राइबल है ही नहीं। हाँ, डिगलीपुर में नहीं है। उसमें सैडल पीक के आसपास नहीं है। आसपास नीचे पे नहीं है, उस ज़माने में थे। हाँ और क्योंकि ये जैसे जैसे आबादी बढ़ते गया वो सब सिमटते गए, हाँ हाँ कम होते गए। नहीं, ये जो आबादी इन लोग बसाने का करते थे, हाँ तो ये बीमार होने लगे, मलेरिया बहुत तेज़ी से फैला। हाँ हाँ 1796 में अंग्रेज़ों ने सोचा कि नहीं भाई, अब ये जो हम लोग का प्लान है ये नहीं चलेगा। हाँ उसको उन्होंने अबंडन कर दिया, खाली करके चले गए। खाली करके वापस आ गए। हाँ वापस उनका एक बेस इधर में था, पोर्ट ब्लेयर में था, हाँ हाँ वहीं वापस आ गए। और 62 साल तक पूरा अंडमान आइलैंड जो है वो एक तरह से बाहर के लोगों से के टच में नहीं आया। सिर्फ उनका एक बेस था हाँ जहाँ उनका फ्लैग ट्राई कलर था। अच्छा वो चैटम आइलैंड में लहराता था। हाँ हाँ और वहाँ उनके एक छोटी सी टुकड़ी आर्मी की थी, उसको उन्होंने रखा था उधर। एक मिनट जी। उसके बाद खाली करने के बाद फिर दोबारा कब से यहाँ पे बसाया गया? अंग्रेज़ हिंदुस्तान में 1600 में आए, और वो आए थे तिजारत के लिए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपना कदम जमाना शुरू कर दिया। हाँ और उनके जो तालीम का तरीका था वो यहाँ के लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं आया। हाँ लोगों ने मुखालफत की। बंगाल में ख़ास तौर से
नवाब सिराजुद्दौला ने हाँ उनको रोकने की कोशिश की अंग्रेज़ों को, लेकिन प्लासी के जो लड़ाई हुई उसमें वो कामयाब नहीं हो पाई। हाँ नवाब सिराजुद्दौला कामयाब नहीं हो पाए और अंग्रेज़ आहिस्ते आहिस्ते बढ़ते गए। प्लासी के लड़ाई तो हुई नहीं, लेकिन प्लासी के मैदान में जो जमा हुए थे ये 1757 की बात है, 1757। हाँ और इनको बीच में अवध मिला, वाजिद अली शाह उनको रोकने की कोशिश करे अंग्रेज़ों को, लेकिन अंग्रेज़ आहिस्ते आहिस्ते दिल्ली तक पहुंच गए और उनको प्लासी से दिल्ली पहुंचने में, या आप ऐसा कहिए कि मुर्शिदाबाद से जो उस वक्त बंगाल का कैपिटल था, वहाँ से दिल्ली लाल किला पहुंचने में उनको 100 साल लगे अंग्रेज़ों को। अच्छा, 100 साल लगे। 1757 वो पहुँचे, वह 1857 दिल्ली 1857 में पहुँचे। और वहाँ हिंदुस्तान के हर इलाके के लोगों ने इनको रोकने की कोशिश की, लेकिन उसमें भी नाकामयाब हुए। आखिर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हो गया और जो जो लोग उनके ख़िलाफ़ थे उनको उन्होंने ये मार दिया या वहाँ फांसी में लटका दिए, ताकि लोग देखे शहरों के पेड़ों में, खंभों में सब लटके हुए थे। अच्छा, उसमें हर मज़हब के लोग थे, हर तबके के थे, लेकिन यहाँ मैं आपके सामने उन लोगों का जिक्र करना चाहता हूँ जिनके बारे में मेरे पास किताबें हैं। अच्छा, 1857 में जब अंग्रेज दिल्ली पहुँचे हैं और दिल्ली पे कब्जा किया है, उस ज़माने में सरकारी ज़बान जो था वो फारसी थी, पर्शियन सरकारी ज़बान थी, और दूसरी ज़बान अरबी और उर्दू था। वो इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ जो आगे चल के मैं बताऊँगा, जो कैद करके लोगों को यहाँ भेजा गया, वो फारसी, अरबी और उर्दू जानने वाले थे। अच्छा, और उन्होंने उसी ज़बान में किताबें लिखी उस वक्त में यहाँ आने के बाद। और वही किताबों के बेस में मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो उसी किताबों के बेस पे है जो यहाँ लिखी गई है, अंडमान में आके लिखी गई।